एक पेज ड्रॉप कर दीजिएगा और फटाक से लिख लीजिएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन, और पहला पॉइंट नोट कीजिए लपक करके, ठीक है ना भाई। डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, ऑलमोस्ट, ठीक है ना, 5 क्वेश्चंस पर ईयर, लगभग 5 क्वेश्चन हर साल देने की क्षमता। आप समझ लें, इसका मतलब ये कि एक तरह से वरदान चैप्टर है साहब ये, और दूसरा वेक्टर 3D, दोनों ही ऐसे चैप्टर हैं जिनका काम और वजूद जबरदस्त है। हालांकि वेक्टर 3D में उतने क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी ये तो मतलब अभेद्य है, ठीक है। पहला पॉइंट लपक के लिख लेना, फर्स्ट पॉइंट। आइए आप लिखने के लिए, हाँ हाँ फटाफट जल्दी लिखे ना। अब इसका फंडा क्या है वो बताता हूं। अगर आपको ये पता चल गया कि किसी फंक्शन fx का इंटीग्रेशन, सुना आपने, अगर किसी फंक्शन fx का इंटीग्रेशन लेट्स से gx प्लस c है, ऐसा ही होता है ना भाई। अगर किसी फंक्शन fx का इंटीग्रेशन gx प्लस c है, ठीक है ना, देन इंटीग्रेशन फ्रॉम fx, इंटीग्रेशन ऑफ fx फ्रॉम a टू b डॉट dx इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। बात समझ में आई आपको? fx का नॉर्मल इंटीग्रेशन इतना है, अगर यही इंटीग्रेशन में a से b के बीच में करूंगा तो क्या होगा, इट विल बी इक्वलेंट टू, मेरा आंसर में gx प्लस c फिर से आएगा है ना, और मैं लिमिट लगाऊंगा आंसर पे a से b। आपको ये तो याद होगा ही होगा, फिजिक्स में आपने सुन लिया होगा, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट, ये आपको पता ही है ना भाई। तो पहले क्या पुट होती है, अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट। तो जब मैं अपर लिमिट पुट करूंगा तो ये इज्जत के साथ जी बी प्लस सी होगा, माइनस के अंदर ये जी ए प्लस सी होगा। क्या ये बात सही है? और आप में से हर एक किसी को पता होगा ए से सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ये सी से सी कैंसिल आउट हो गया तो फाइनली जो मेरा नेट रिजल्ट रहा इज्जत के साथ जी बी माइनस जी ए रहा। क्या ये बात सही है? अब आप में से कईयों को यह भी पता होना चाहिए कि जो आपका आंसर आया उसमें सी नहीं है। अगर ये सी नहीं है दैट इज व्हाई इट इज डेफिनेट। क्यों? क्योंकि जब तक सी था सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी। अब ये जैसे कहते हैं ना कुछ भी हो सकती थी, इसी वजह से इनडेफिनेट था, क्योंकि इट मे टेक एनी वैल्यू। नाउ देयर इज नो सी, सो द रिजल्ट इज डेफिनेट। सही है? तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप इसके आगे ये लिखेंगे नो सी, हेंस इंटीग्रेशन इज डेफिनेट। इंटीग्रेशन इज डेफिनेट। ठीक है ना भाई? क्या आप पहला पॉइंट लिख लिया? क्योंकि इसमें शुरू के कुछ पॉइंट्स है ना ऐसे हैं जो अपने को बस सिर्फ सुनते जाना और समझते जाना है। फटाफट फटाफट आंखों के आगे से निकालने वाले पॉइंट है। ठीक है? हाँ भाई, सेकंड पॉइंट ले रहे हैं लोग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ DI। क्या आप ये बात समझने के लिए तैयार हो गए? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखिए, ज्योमेट्रिकल का मतलब वही होता है जो अभी अभी जिसने मेरे से पूछा। ज्योमेट्रिकल माने ग्राफ कैसा होगा। क्या आपको याद है कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का ग्राफ जो था उसके फैमिली ऑफ कर्व को दिखाता था, बहुत सारे सर्कल्स। ठीक है ना? बेसिकली हमारे टाइम में हम सब जब पढ़ा करते थे तो अक्सर टीचर से एक कॉमन क्वेश्चन होता था, सर ये जो पढ़ रहे हैं इसका यूज क्या है ना? तो मतलब तब तक जब तक 12वीं तक नहीं आते थे तब तक तो कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है, ऐसा सुनते थे। लेकिन 12th में आने के बाद में टीचर के पास में बातें कहने के लिए बहुत सारी जगह आ गई। जैसे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर अगर आपका कर्व की तरफ ढंग से देखा हो आपने, तो जो फैमिली ऑफ कर्व्स जो आप देख रहे हैं, देखा आपने उस दिन जो मैंने ग्राफ बनाया था, देखा होगा आपने कभी। अगर बाय द वे BBC या CNN जैसे इंग्लिश न्यूज चैनल्स में कभी अगर बाय द वे है ना वेदर रिपोर्ट देखी हो, वेदर रिपोर्ट, समझ रहे हैं आप? वैसे हालांकि कोई इंग्लिश, पहले तो न्यूज चैनल और वो भी इंग्लिश, ठीक है, यही अपने आप में खत्म कर दी थी बात को। लेकिन अगर आपकी कभी इस पर दृष्टि पड़ी हो ना तो आप ध्यान से देखना कि उसमें जब भी वेदर रिपोर्ट आएगी तो वेदर रिपोर्ट में हमेशा देखना एक करंट चलता है। जैसे मतलब ये कि अक्सर बताते हैं कि जैसे अपने बोलते हैं ना बे ऑफ बंगाल के आसपास कहीं पे चक्रवाती तूफान वगैरह देखा गया है ना, तो वो जो करंट है जिसे ओशियन करंट कहते हैं, ठीक है ना, उसका रोटेशन ऑलमोस्ट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से प्रिडिक्ट करा जा सकता है।
प्रिडिक्ट करा जा सकता है, क्योंकि पानी बिल्कुल वैसे ही बहता है जैसे फैमिली ऑफ कर्व, तो वो काफी हद तक प्रिडिक्टेबल होता है। और ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें, क्योंकि एक ऐसा नहीं है सिर्फ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अकेला ही सब बता देता हूं, है ना, पूरी मैथ्स लगती है, कुछ पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी भी लगती है। आप में से कभी किसी को अगर मैथ्स पे कोई ठीक ठाक सी मूवी भी देखनी हो, जिसको देखकर आपको इंटरेस्ट भी आए, तो भी एक अच्छी सी मूवी है, बहुत अच्छी नहीं बहुत अच्छी मूवी है, मतलब इंटरेस्टिंग है, और खासतौर पे डब्ड भी है, तो हिंदी में भी समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है ना, क्योंकि कई लोगों को तो लफड़ा ही होता है ना, सर आई डोंट नो इंग्लिश, है ना। तो हिडन फिगर्स करके, हिडन फिगर्स और अल्टीमेट मूवी है, अल्टीमेट, ठीक है ना। आप अगर एक बार देख लेंगे ना, तो आपके दिमाग से भूत निकल जाएगा। अब ये नहीं कि अपने आज ही देखेंगे, बहुत दिनों से कोई मूवी इधर समझ नहीं आती, क्या डाउनलोड कराऊं, रोज एक बार एक ही, संडे भी अच्छा। अब इधर आ जाओ, इससे पहले कि आप माहौल बन जाए आपका, ठीक है। अब आप इधर दिमाग लगाओ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग का क्या मतलब है इसमें, तो इसमें क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो बताता हूं। देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना, जब अपन इंटीग्रेट करते हैं तो ये कर्वेचर के अंदर, ध्यान से समझना, ये जैसे मान लीजिए कोई एक कर्वेचर है, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे ले लेता हूं, ठीक है ना भाई। लेट्स सी, इसने ये x इक्वल टू a से लेकर के x इक्वल b के बीच में इंटीग्रेट कराया, राइट है ना भाई। तो इंटीग्रेशन कराने के दौरान ये जितना एरिया ये शेड करवाएगा, दिख रहा है आपको, जितना एरिया इसने शेड कराया, ये इसका एल्जेब्रिक सम बता देगा अपने को, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसने ये वाला एरिया इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, एंड दिस एरिया इज इक्वल टू 5, दिस इज अगेन 3, लेट्स से दिस वन इज, हाँ 3 ले लेते हैं वापस, है ना, ऐसा ले लेते हैं, या 4 ले लेते हैं, चलो किसी का ये भी है ना। तो फाइनली अगर बाय द वे कोई मेरे से पूछेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a टू b, ठीक है ना, fx डॉट dx, ठीक है ना भाई, तो ये हमारे लिए फंक्शन y इज इक्वल टू fx है, ठीक है। तो ये हमारे को किसको दिखाना चालू कर देगा ना, एल्जेब्रिक सम को दिखाना चालू कर देगा। एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है नॉर्मल सम। अब यहां समझने की जरूरत है, पहला आंसर होगा -2, क्योंकि ये बिलो एक्स एक्सिस है, बात समझ में आ गया हमको, बिलो एक्सिस हो जाएगी ये -2 प्लस 5, अच्छा -3 प्लस 4, क्या ये बात पकड़ में आ गई। तो फाइनली इट इज नेट 9 - 5 दैट इज 4, क्या ये बात समझ में आई। तो ये एल्जेब्रिक सम है। अच्छा यही जो चैप्टर है, इसका जस्ट अगला चैप्टर एरिया अंडर कर्व है, इंडेफिनिट मतलब इंटीग्रेशन के अंदर इसका जस्ट एरिया निकालने के दौरान हम लोग क्या सीखेंगे, हमारा आंसर होगा मॉड ऑफ -2 प्लस 5 प्लस मॉड ऑफ 3 प्लस मॉड प्लस 4। आई बात समझ में। एरिया निकालते समय हम नेट एरिया निकालते हैं, इसका मतलब एरिया अगले चैप्टर में और इस चैप्टर में क्या फर्क है, वो एल्जेब्रिक सम नहीं है, वो मॉडुलस सम है। समझ में आ गया आपको। जोड़ वो भी रहा है, जोड़ ये भी रहा है, ये साधारण जोड़ रहा है, माइनस को माइनस बोल रहा है, प्लस को प्लस बोल रहा है, वो हर किसी को एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहा है, माने पॉजिटिव वैल्यू बना रहा है। क्या आपको बात समझ में आ गई। अगले चैप्टर और इस चैप्टर के बीच में ये जो एल्जेब्रिक और मॉडुलस सम का अंतर है, ठीक है ना। तो याद रख लेना, सबसे पहले डायग्राम बना ले और उसके बाद में नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन represents algebraic sum of definite integration represents algebraic sum of areas between x is equal to a and x is equal to b, ठीक है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन दैट रिप्रेजेंट्स, है ना ये। अब आप हालांकि अपने चालू नहीं कराए, लेकिन मेरे लिए 2 छोटे से क्वेश्चन कीजिए फटाफट, ठीक है ना। पहला 0 to π/2 sin x डॉट dx, दूसरा आपको इंटीग्रेशन हाथों हाथ करना है 0 to π/2 cos x डॉट dx, ठीक है ना भाई, करिए आप। हाँ सही है, गुड, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। हाँ अब कुछ लोग सुन के भी कर लेंगे, है ना। दोनों में -1 या दोनों में 1, अब तो बनाओ तो सही, इंटीग्रेट तो कर लो आप, अब इसे कॉपी में कर लो, है ना भाई, क्योंकि इतना आसान है कि आपको मेरी जरूरत नहीं है। फटाफट करो फटाफट, क्योंकि अपना टाइम जितना आप बचा लो उतना बढ़िया। बन गया क्या,
कितने लोग ने बना लिया? इंटीग्रेट करा के नहीं करा? स्लो होने की कोई हद तो पार नहीं कर दी? क्या आपको पता है sin x का इंटीग्रेशन इज माइनस cos x? पक्का? अच्छा, अब कई बच्चों को यहाँ पे थोड़ा एक बार के लिए सदमा लगेगा शुरू में, माइनस को बाहर रखूं कि अंदर रखूं लिमिट लगाने से, तो इसलिए कई टीचर है ना लफड़े खत्म करते हैं, ऐसे लिखते हैं। नहीं आया समझ में? अरे ऐसे लिख दिया तो अब अंदर और बाहर का क्या चक्कर है ना? फिर भी मैं आपको बताता हूं ना खुलकर गए, इसमें क्या मर जाए, तो माइनस को बाहर निकाल, तेरे को पसंद नहीं है ना माइनस, बाहर निकाल के रख, बस क्या तकलीफ है? 0 to π/2 डाल, माइनस तो तेरा बाहर ही है, सबसे पहले π/2 डालेगा, cos π/2 0, फिर माइनस cos 0 1, ऐसे, और आंसर कितना आ गया 1, दैट्स इट। आसान है। अब cos x का इंटीग्रेशन बोलो, sin x, सही भाई। अच्छा 0 से π/2 में पहले क्या रखूं बोलो, तो π/2 रखते ही sin π/2 1, माइनस 0 रखने पे sin 0, sin 0 0, आंसर इज 1। आपने क्या सीखा इस पूरी कहानी से कि sin x का 0 से π/2 के बीच का इंटीग्रेशन का आंसर 1 है। इसका मतलब 0 से π/2 में sin x का एरिया 1 है, इसका मतलब 0 से π/2 में cos x का एरिया भी 1 है। अब आप में से जिसको डायग्राम सोचने में आता है वो भी सोचिए, क्या आप ये सोच पा रहे हैं sin x का डायग्राम 0 से π/2, इतने हिस्से का एरिया कितना आ गया 1। अब आप cos x के बारे में सोचिए, ये 0 से π/2 होता है, बोलो इसका एरिया कितना? अब आप में से कितने लोग समझ गए कि साइन और कॉस दोनों में जब भी इतना झोपड़ा बनेगा तो आधे झोपड़े का एरिया 1 है। अब आपके दिमाग में आ गया। अब मैं आपसे ऐसे ही, अगर आपको मेरा ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आ गया है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, रेडी? अब आप मुझे बिना इंटीग्रेशन करे डायग्राम से सोच के जवाब दीजिएगा कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 5π/2 sin x डॉट dx, इसका मतलब आपको क्या करना है, sin x का ग्राफ बनाना है। कहां से कहां तक का? 0 से 5π/2 बनाइए और इंटीग्रेशन का ग्राफ बना के बताइए कि आपके पास में क्या रहा। बना लिया क्या? पहले बना लो। 0 से 5π/2 में कितना देर लगता? बन गया है ना? अब आप में से कई लोग सोच सकते हैं कि sin x का जब भी आपने बनाया ये पाई, ये 2π, और आप 2.5 तक जाने की बातें कर रहे हैं। 5π/2 माने 2.5 π, सही है? इतने हिस्से का एरिया 1, ये 1, ये 1, ये 1 और ये 1, क्या ये बात सही है? एक मतलब ये हो गया कि इसने इसको काट दिया, इतना तो हम भी समझदार हैं, है ना भाई? और बच कौन गया? आंसर इज 1, नहीं है? अब मैं आपसे पूछता हूं 0 से 2000 π, 0 से 2000 π, 0 अपन खट सोच सकते हैं 0 से, क्यों? इवन है ना, तो इसका मतलब आंसर या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। क्या -1 हो सकता है? सोच लो, हो सकता है ना? आंसर तो हो सकता है, तो याद रखना 5 तरह से आंसर हो सकते हैं, -2, -1, 0, 1, 2। ये आपको सोचना है, हर बार कर लेंगे। कर फिलहाल ये तो कहानी पकड़ में आ गई, इसमें कोई डाउट तो नहीं। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं कि 0 से 5π/2 मॉड sin x का एरिया बताइए, सोच लिया आपने? 0 से 5π/2 मॉड sin x बोले तो 5, क्या ये बात सही? ये लोग मेरे को बोल रहे हैं कि सर सारे आंसर ऊपर आ रहे हैं, क्या ये बात सही है? इट इज 1 + 1, इट इज 1 + 1 एंड अगेन 1, सो द आंसर विल बी 5, सही है? अच्छा अब मेरा अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, सही है? मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे 0 to 5π/2 मॉड sin x की जगह पे मॉड ऑफ 0 to 5π/2 sin x। कितना आंसर आया? 1, क्योंकि पहले इंटीग्रेट होगा और इंटीग्रेशन का आंसर 1, तो इसका मतलब मॉड ऑफ 1 दैट इज 1, सही है? लेकिन उसके बावजूद भी एक बात याद रखना, पहले आप लिख लो, यहां तक मेरे साथ साथ चलते चलना, क्योंकि मैं तो आपको ऐसी छोटी छोटी बातें बताऊंगा, ठीक है? दुनिया में सबसे छोटा आंसर fx डॉट dx का ही होता है, a से b में। इससे बड़ा या बराबर होता है a से b fx डॉट dx का मॉड। अगर आपकी तकदीर ने आपका साथ नहीं दिया होता
और ये -1 होता अंदर वाला, तो ये क्या निकालता? 1 निकालता। तो बड़ा कौन होता? मॉड वाला। आज के दिन पे ये दोनों बराबर दिख रहे हैं, अदरवाइज ये बड़ा भी हो सकता था। इतनी समझदारी तो आपकी भी है। इसका मतलब ये इससे बड़ा, और सबसे बड़ा ए से लेके बी तक मॉड fx.dx। क्या आप ये बात पकड़ गए? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि इसमें आपने क्या कर डाला? फंक्शन को अबोव एक्स एक्सिस कर दिया, तो सारे आंसर पॉजिटिव हो गए। कटने पिटने का लफड़ा ही खत्म। क्लियर है? ये भी आने वाले टाइम में एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी, प्रॉपर्टी नंबर 12। अपन आजकल इसको बेसिक में ही उठा लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी नहीं कहते। अब कहते हैं हमें पता है बस। ठीक है, सही है। अगले पॉइंट पे आते हैं। लेकिन ये sin x और cos x वाली चीजें बड़े बहुत अच्छे स्टार्टर होती हैं, बहुत अच्छे से समझ में आता है बच्चे को कि अच्छा ज्योमेट्रिकल मीनिंग का यूज भी आ गए। चलो अगले पे चलें, अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, मैं तो वैसे ही बहुत धीरे चल रहा हूं। सही है भाई, अभी आगे चलते हैं अपन। मैं बताइए इतनी देर से इनडेफिनेट से देख देख के पढ़ा रहा था। इनडेफिनेट की कॉपी ले रखी थी मैंने, ठीक है, और डेफिनेट पढ़ा रहा था मैं। जो भी देखता आगे ये है, फिर मेरे को देखते ही समझ में आया। मेरे कुछ देख करके चमकने लायक तो है नहीं, जितनी देर में मैं चौंकूंगा उतनी देर में तो लिख ही देता हूँ, एक और पॉइंट लिख देता हूँ। तो इतनी देर से दिमाग से चल रहा था सब। अच्छा आगे चलिएगा, पॉइंट नंबर 3 पाइएगा। वी कैन इंटीग्रेट a to b fx.dx only when fx is defined in x belongs to a comma b। फंक्शन ए से बी में डिफाइंड भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिना डिफाइंड हुए अपन चल दिए। राइट है भाई? जैसे ठीक है, एक एग्जांपल सेट कर रहा हूं। जैसे π/4 to 3π/4 tan x.dx इज नॉट पॉसिबल। बात समझ में आ गई आपको? क्योंकि बीच में कहीं पर π/2 पे आएगा जहां पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कहना मतलब ये कि s at x is equal to π/2 फंक्शन अनडिफाइंड लिख लेंगे। ठीक है ना? तो सर ऐसे में मतलब इंटीग्रेशन होगा कि नहीं होगा? मस्त होगा। कैसे होगा वो बताता हूं। ठीक है ना? सो वी इंटीग्रेट such functions, ठीक है, in above manner। कैसे करना है बताता हूं। ऐसे केसेस में जब आप इंटीग्रेट करने जाएं तो π/4 से लेकर के 3π/4 tan x.dx को जानबूझ करके इक्वल करके लिख लें π/4 to π/2 माइनस tan x.dx। समझ गए आप? फिर π/2 प्लस 2 3π/4 tan x.dx। बात समझ में आ गई आपको? और आप आराम से ऐसे फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आपको पता चला फंक्शन π/2 पे लफड़े में है, π/2 से जस्ट पहले 7 छोड़ दीजिए, π/2 के जस्ट बाद में 7 पकड़ लीजिए। बात समझ में आ गया? और आगे चल दीजिए, जो दोनों का सम अप होगा वो आंसर हो जाएगा। हो गया? आगे चलते हैं, है ना? पॉइंट नंबर 4, if a to b fx.dx is equal to 0, लिख लिया? if a to b fx.dx equal to 0, then in a comma b open, ठीक है ना?
there exists at least one root of fx. बहुत काम की चीज है। अब आप इसको ऐसे मिलाइए कि आपकी जिंदगी में रूट नाम की चीजें या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आई है और या फिर अब आई है। बीच में काफी दिनों से रूट नाम की कोई चीज नहीं आ रही थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद में रूट अब आया है और इसके तुरंत बाद आएगा, इससे पहले भी एक जगह आई, दोबारा बोलूं, आईवीटी में। या तो आई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या आई आईवीटी में, या अब आई या अब आएगी रोल्स थ्योरम में, रोल्स एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में। ठीक है ना, ये मीन वैल्यू थ्योरम का ही एक पार्ट है जिसमें हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की मदद लेते हैं। और ये तो इतना आसान है ना कि आप तुरंत समझ जाओगे। आप में से किसी को पता हो तो अभी अभी आपको पता चला है ए से बी में जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो आप एरिया का सम करते हैं, और आपको यहां पता चल रहा है कि एरिया का सम कितना आ रहा है। तो कैसे आ सकता है एरिया का सम 0? जब जितना पॉजिटिव, इस बहुत सिंपल सा, क्लियर है? ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव होने का मतलब समझो आप। इसका मतलब ये कि ग्राफिकली अगर चलो तो इस तरह का केस हुआ होगा, ये पॉजिटिव एरिया, ठीक है ना, इक्वल टू में ये नेगेटिव एरिया, और ये दोनों कैसे रहे होंगे? इक्वल। लेकिन इसका रूट से क्या लेना देना? अरे रूट से, पॉजिटिव से नेगेटिव एरिया में जाने के लिए अगले को इसी एक जगह तो एक्स एक्सिस से कट करना ही पड़ा होगा, और कट करते एक रूट लाई कर गया। क्या ये बात समझ में आ गई है ना भाई? तो कहने मतलब ये कि एज इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी fx dot dx is equal to 0 implies positive area is equal to negative area, ठीक है ना, which is possible only when graph cuts x-axis once, at least once in a comma b। कम से कम एक जगह तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पर उसको कट करना ही पड़ा होगा। हाँ नहीं, क्लोज नहीं, क्लोज तो कैसे होगा? लास्ट मोमेंट में कट गया तो कैसे चलेगा? आगे चलते हैं अगले पे। ठीक है भाई, अगला क्या है? अच्छा, मैं आपसे मेरी एक और, मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूं। रेडी? आप मुझे बताना कि क्या मैंने ये आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव वाली शर्त पूरी कर दी, या अभी आप मेरे से कोई और शर्त चाहते हैं? ठीक है ना भाई, मैं पहले यहां ग्राफ बनाऊंगा, शर्त ऊपर लिखूंगा, ठीक है ना, ताकि आप में से कोई मेरे से ये नहीं हो कि अपन ने ग्राफ देके शर्त बनाई। वो तो वाकई में हो तो यही रहा कि मैं आपसे ग्राफ दिखवा करके शर्त बनवाऊंगा, आप ही बनाओगे शर्त, पक्की रही। रेडी है ना? ये मैंने आपके सामने यहां से यहां तक एरिया निकाला, जितना पॉजिटिव, ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, पक्का? क्या ये 0 होगा? हाँ या ना? अच्छा, अगर ये 0 होगा तो यहां एक रूट लाई करेगा। अब मैं आपके सामने एक और ग्राफ बना रहा हूं। रेडी? आपकी बार ग्राफ ये रहा, इसके नीचे आने वाला टोटल एरिया 3 है। जब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो मेरे को मिल रहा है। अब मैं इधर की तरफ भी एक ग्राफ बना रहा हूं, इसके नीचे मिलने वाला टोटल एरिया -3 है। क्या टोटल एरिया 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, लेकिन रूट क्यों? आपने तो कहा था पॉजिटिव एरिया इक्वल टू नेगेटिव एरिया होता है। ऐसे नहीं, तो भाग रहे हो आप, आवाज नहीं, ऐसे एक एक जना हाथ से, क्या लफड़ा कहां हो गया? हाँ, ये इसको बताना। हाँ, डिफाइंड नहीं है। और कोई शब्द? ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है। तो आपके हिसाब से मेरे को एक शर्त और भी बोलनी चाहिए, क्या? ग्राफ मस्ट बी कंटिन्यूअस इन ए कॉमा बी। राइट है ना भाई? तो कहने मतलब ये कि नोट डाल करके शर्त डालिएगा, ठीक है ना, कि रूट
theory is possible only when root theory is possible only when function is continuous in a comma b. ठीक है भाई, चलो आगे अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। एक छोटा क्वेश्चन करते हैं, देखें आप सोच पाएंगे क्या। रेडी, एक क्वेश्चन देख रहा हूं, क्वेश्चन में लिखेगा if 2a plus 3b plus 6c equal to 0, then prove that ax square plus bx plus c equal to 0 has a root in 0, 1. अगर मैं आपको ये बता दूं कि कहीं पर भी 2a plus 3b plus 6c मिल गया तो आप 0 लगा देना, तो आप मुझे पक्का करके दे दो कि आप इस फंक्शन के लिए एक रूट 0 से 1 में देख रहे हैं। फंक्शन का 0 से 1 में एक रूट, इसका मतलब 0 से 1 के बीच में इस फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 आना चाहिए। उल्टा सोचा आपने, कहने का मतलब ये कि इफ, लिख लेते हैं इस बात को इससे पहले कि अपन भूल जाएं, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज ए रूट इन 0, 1, then it implies that integration from 0 to 1 of what function ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c डॉट dx कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। सही है क्या? अब आप ये चेक कर दो, आप वो आप देखो पहले। एरिया अलग अलग हो तो आप गारंटी नहीं ले सकते, हो भी सकता नहीं भी हो, लेकिन अगर इक्वल है तो 100% होगा। क्या कहते हो आप? क्या 0 आ रहा है इंटीग्रेशन? देखो आप दिमाग लगाओ, इंटीग्रेट करे बगैर कैसे लगा लोगे दिमाग? इंटीग्रेट कर दो, इसमें कौन सा बड़ा है? इंटीग्रेट कर दो, लिमिट पुट करने का इससे बढ़िया कौन सा मौका मिलेगा? आसान सी लिमिट है 0 और 1, जिसमें 0 तो वैसे ही फ्री है। बहुत बढ़िया बना लिया भैया, कुछ लोगों ने बता दिया मेरे को कैसा हो रहा है सर। इसमें एक ही तो पॉइंट है, आगे जैसे आप इंटीग्रेट करोगे मुझे पता चल जाएगा कि आपने इंटीग्रेट किया भी कि नहीं किया। करते ही पता चल जाएगा मेरे को तुरंत। आपके अरे एक्स स्क्वायर को कौन सा इंटीग्रेट करना भारी काम है? कर दिया क्या? क्या बना बोलो? ax क्यूब डिवाइड बाई प्लस में bx स्क्वायर बाई प्लस में कितना c, और इंटीग्रेट करने पर 0 से 1, राइट है भाई। अगर मैंने cx कर दूं, 1 रख दो, अगर मैंने 1 रख दिया तो इट इज a बाई 3 प्लस b बाई 2 प्लस c, राइट है भाई। और 0 रखने पर 0 भी तो रखूंगा, 0 तो उसे देखो ही नहीं। अब मैं बोलो क्या करूं? एलसीएम तो लो, कितना कितना हुआ? प्लस में कितना? प्लस 6c, लेकिन ये तो 0 दिया हुआ है, इसका मतलब इट इज 0 बाई 6 बोले तो 0। क्या फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 आ गया? फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 आने का सीधा सा मतलब क्या है कि पॉजिटिव एरिया इक्वल टू नेगेटिव एरिया हुआ। अच्छा, क्या आप गारंटी लेते हो कि ये फंक्शन इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन? क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो फंक्शन अपने आप में कंटीन्यूअस भी है और साथ में इंटीग्रेशन भी 0 दे रहा है, तो पक्की बात कहीं ना कहीं एक जगह 0 से 1 के बीच में कम से कम एक रूट तो आया है। बात पक्की है कि नहीं? तो मैं लिख दूं, ये बात भी लिख लेते हैं। क्या लिखना है भाई? एज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, पहली बात इन 0, 1। बी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 ऑफ फंक्शन डॉट dx इक्वल टू 0, ठीक है। सो इन 0, 1 देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट। राइट है, कम से कम एक रूट की तो गारंटी हो गई साहब, है ना।
ये भी आप एक बात पकड़ के चलें। अच्छा, आगे एक और बात देखेगा, देखें आप में से कौन सोच पाएगा। क्वेश्चन है मेरे पास में 0 to 1 e की पावर x स्क्वायर x माइनस अल्फा डॉट डी एक्स इक्वल टू 0। बड़े ध्यान से सुना, इंटरेस्टिंग है, एक अच्छी बात भी पता चलेगी। ठीक है, डी एक्स इक्वल टू 0। देन मेरा पहला ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन अल्फा ग्रेटर देन 0, अल्फा लेस देन 1, थर्ड इज अल्फा इज इन बिटवीन 1 and 0, एंड द फोर्थ वन इज अल्फा ग्रेटर देन 1। हाँ, इंटीग्रेशन है 0 से 1 के बीच। अब मैं आपको बताता हूं इसमें पहली बात क्या है। पहली बात जो बच्चे के दिमाग में आती है वो सुना, इंटीग्रेशन 0 निकालना है या दिया है? दिया है ना भाई। अच्छा, अब आगे सुनो, पहले आपके सामने दिमाग का मेथड 1 बताता हूं, बड़े ध्यान से सुना। सभी बच्चों के दिमाग में आता है कि सर एक काम करते हैं, 0 से 1 इसको ओपन कर देते हैं, x इंटू ई की बार एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स कर लेते हैं। मैंने पूछा इसका करेगा क्या कि सर एक्स स्क्वायर को डी बनेंगे, x डॉट डी एक्स डी टी बाई 2 हो जाएगा, ई की बार टी का खड़क से इंटीग्रेशन हो जाएगा। आगे क्या करेगा सर, वो अल्फा को अपन बाहर कर देंगे और ई की बार एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने की कोशिश कर लेंगे, हो जाएगा भाई। मैं उसको ये बताना चाहता हूं कि ये इंटीग्रेटेबल है ही नहीं, इसका इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। तो अगर आपने ये कोशिश कर ली कि अपन इसका इंटीग्रेशन करके कुछ हासिल कर लेंगे, ये इंटीग्रेट होगा ही नहीं, क्योंकि कई ऐसे फंक्शंस हैं जिनका इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, जिनका इंटीग्रेट अरे ये तो मैंने पहले दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो सिखा था, पहले दिन सिखा दिया था कि अरे कई फंक्शंस को तो इंटीग्रेट करना ही नहीं है। अपन तो मान के चलेंगे इंटीग्रेशन में 200 फंक्शन का ही होता है जिन्हें हमने देख लिया, जो हमारी कॉपी में उतने का तो होता है, ठीक है ना, इतना तो हम देख चुके हैं, और बाकी 100-125 हम कर लेंगे ट्राई करने पे, बाकी सबकी गारंटी नहीं लेते। इंटीग्रेशन में 300 बहुत होते हैं, हटाऊं तो अब ये मेथड 1 तो फ्लॉप हो गया सर, फिर चलेगा ही नहीं, क्या करेंगे। हाँ, अब दूसरा सुनो, दूसरी बात सुनिएगा भाई, सीधी सी बात है, 0 से 1 के बीच में ई की बार एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स माइनस अल्फा का इंटीग्रेशन 0 दिया हुआ है भाई। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि किसी का इंटीग्रेशन 0 आया, इसका मतलब जितना पॉजिटिव एरिया था उतना नेगेटिव एरिया बना है भाई। पॉजिटिव एरिया इज इक्वल टू नेगेटिव एरिया बना है, इसका मतलब ग्राफ में पॉजिटिव एरिया भी है और नेगेटिव एरिया भी है। अगर मैं एक नकली ग्राफ, क्योंकि मेरे को ई की बार एक्स स्क्वायर वगैरह का ग्राफ आता ही नहीं है और मैं अपनी खोपड़ी भी नहीं लगाना चाहता, तो मैं एक आइडिया ले रहा हूं। तो भाई हुआ ये होगा कि 0 से 1 के बीच में पता ना, ये 0 से 1। अच्छा, एक और अच्छी बात बता देता हूं, आज ही मैं आपके दिमाग में इसका बीज डाल देता हूं अब तो, क्योंकि अपन इसी की फसल खाएंगे, यही फसल खाएंगे और सबसे देसी ही खाएंगे। जब तक ये dx बैठा है, ये दोनों x की वैल्यूज हैं। अगर ये dt होता, ये दोनों t की वैल्यू होती, याद रहेगा। dx है तब तक ये x की वैल्यूज हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट हम x की जगह पुट करते हैं, याद रखना। एनीवे, काम की बात, तो ये x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 1 है। इसके बीच में एक नकली ग्राफ बना देता हूं, e की बार एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस अल्फा का, इस फंक्शन का ग्राफ बना दिया। मुझे क्या पता कैसे बनेगा, इससे बुरा तो नहीं बनेगा, ऐसा बना दिया मैंने। अब यहां दिख भी रहा है कि ये पॉजिटिव एरिया और ये बराबर हैं, दोनों पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया बराबर दिख रहे हैं अच्छे से। अच्छा, अगर पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया के बराबर है तो 100% एक जगह एक्स कट हुआ है। अच्छा, जहां पे भी कट हुआ होगा वहां पर एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हुआ होगा। क्यों सर, क्यों का जवाब देता हूं। अरे एक्स एक्सिस पे कट होगा तो वाई 0 होगा कि नहीं होगा, एक्स एक्सिस पे कट पे वाई 0 होगा, तो इस जगह पे वाई 0 हुआ होगा, वाई बोला तो एफ एक्स 0 हुआ होगा। एफ एक्स कौन है, ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस अल्फा 0 होगा। जैसे आप इसके सामने 0 बैठाओगे, ई की पावर एक्स स्क्वायर तो हाथ खड़े कर देगा, अरे मैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हमारे खानदान में कोई 0 पैदा नहीं हुआ, ये तो पॉजिटिव है, तो भाग जाएगा। कौन पकड़ में आ गया, तो x माइनस अल्फा के 0 होते x बराबर कितना हो गया, तो इस जगह पर जरूर x की वैल्यू क्या है, अल्फा, और y की वैल्यू 0। ये तो आपके समझ में आ गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 के बीच में है। नहीं है समझ में, इसका मतलब ये कि अल्फा अपने आप में किसके बीच में है, तो आंसर कौन सा लगाऊं, 3, क्वेश्चन खत्म। नहीं है समझ में, कहानी कुछ हमने कोई इंटीग्रेशन नहीं करा, हमने सिर्फ थ्योरी का यूज करा और हमारे को बदल गया कि अल्फा 0 से 1 के बीच में। क्या आपको ये कहानी पकड़ में आ गई है ना, एज सिंपल एज दैट।